हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इस सेकेंड लेक्चर नंबर 2 में हम लोग का टॉपिक रहेगा क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, जिसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है मैंने। और अब लेक्चर 2 जिसके मेन पॉइंट्स हैं ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन जे क्या है करंट डेंसिटी। जिसने फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है वो पहले उसमें देख लो। उसमें करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन, करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सब कुछ उसमें है। तो फर्स्ट वाला लेक्चर देखने के बाद ये सेकंड वीडियो देखें, ठीक है। इसके बाद थर्ड लेक्चर में आई होप क्या ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी के वो कराएंगे। तो आज के इस लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी सिग्मा, रिलेशन बिटवीन जे एंड ई मीन्स करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, मोबिलिटी म्यू और रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सिग्मा, एंड रिलेशन बिटवीन सिग्मा एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। इसको भी फर्स्ट वीडियो में बताया जा चुका है। फर्स्ट वाले लेक्चर में रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये बताया जा चुका है। तो आज हम लोग इस वाली वीडियो में सिग्मा और टाउ के बीच में रिलेशन देखेंगे। एंड लास्ट आज की वीडियो में रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ ऑलरेडी क्लास 10 तो लोग इसको ही पढ़ चुके हो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक, कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लो v है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है और इसमें करंट जो फ्लो कर रही है वो है I। ठीक, A से B करंट फ्लो कर रही है और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल A का ज़्यादा होगा और B का पोटेंशियल कम होगा और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। तो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये क्लास 10 की चीज़ है ना, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। या हम ये भी कह सकते हैं और V इज़ प्रोपोर्शनल टू I, है ना। और इसको जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है कांस्टेंट लग जाता है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू एक कांस्टेंट जो कि R है ना। क्लास 10 की चीज़ें हैं तो R वेयर R इज अ कांस्टेंट, वेयर R इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस, नो, एंड known as resistance। तो V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन कह सकते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ से अगर I देखेंगे या I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R, या अगर R को देखेंगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन I। तो दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, इस फॉर्म में चाहे ऐसे। ठीक, ये हो गया। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, इसे नोट कर लो। ओम्स लॉ सिर्फ इतना ही सा है, ठीक है। चलो, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो पहली चीज़ तो R डिपेंड करता है L के। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये से मान लो कंडक्टर है और इसकी ये लेंथ है और एक ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो L किसी कंडक्टर की लेंथ है और A क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R जो होता है वो L का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। इन दो चीज़ पर डिपेंड करता है और बाकी मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। मटेरियल अभी रेजिस्टिविटी आएगी तो उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों पे अगर देखा जाए तो लेंथ के डायरेक्टली होता है और एरिया के क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, कांस्टेंट लगेगा तो इसके बाद क्या मिलेगा हमें,
R इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू लग जाएगा ना, और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए, वेयर रो इज अ कांस्टेंट एंड नोन एज, रो जहाँ पे कांस्टेंट और रो को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, वेयर, ये कैमरे में आ रहा है, इतना कट तो नहीं रहा है, ठीक है यहाँ तक तो आ रहा है। वेयर रो क्या है, वेयर दिस रो इज अ कांस्टेंट एंड कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो एक कांस्टेंट है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद फिर आगे रेजिस्टिविटी बताते हैं किस पे डिपेंड करती है किस पे नहीं, ठीक है, ये हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोगों ने देखा कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, तो अगर यहाँ से रो को सब्जेक्ट बनाएंगे तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R A अपॉन एल, रो इज इक्वल टू जाएगा R A अपॉन एल। अच्छा, यहाँ से रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम होती है ना, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम, और सिंबल ये होता है ना इसका। और रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या हो जाएगी, R की होती है ओम, तो यहाँ पे रखेंगे ओम मल्टीप्लाइड बाय एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की क्या होती है, मीटर, तो एक एक मीटर कट गया तो ओम मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा 1 अपॉन रो, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे रेजिस्टिविटी का, तो उसे कहते हैं कंडक्टिविटी, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी क्या क्या को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो करंट को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी, है ना, रुकावट, और कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो करंट को फ्लो करने में ईज। तो ऑब्स्टिकल या ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट कह सकते हैं रेजिस्टिविटी है, और ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो करने में आसानी, उसको क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कंडक्टिविटी सिंबल क्या है, सिग्मा। तो अगर यहाँ से रो का फॉर्मूला ये है तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, ठीक है, एल ऊपर चले, आर अपॉन नीचे आ जाएगा। इसी तरह से कंडक्टिविटी सिग्मा है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, सिग्मा के SI यूनिट क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, ओम मीटर है तो हो जाएगा 1 अपॉन ओम मीटर। 1 अपॉन ओम को हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मो, इसका सिंबल भी उल्टा हो जाता है, इसको ऐसे कर लिख सकते हैं, ये भी सिंबल है, ओम इनवर्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका नाम क्या है, मो, ओम का उल्टा, OHM ओम, MHM मो, तो मो और मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी की यूनिट होती है 1 अपॉन ओम, इसको भी लिख सकते हैं सिंपली ऐसे भी, या जो थोड़ा सा और टेक्निकल हो तो ऐसे लिख लो, ठीक। तो रेजिस्टिविटी का ये होता है फॉर्मूला और कंडक्टिविटी ये होती है। अब हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वायर के फिजिकल फीचर्स, ये देखिए लेंथ है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेजिस्टिविटी उस पर डिपेंड करती है कि नहीं करती। तो आंसर है रेजिस्टिविटी एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। अब फॉर्मूले में देख के लग रहा है कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में तो एरिया भी आ रहा है, लेंथ भी आ रहा है, तो डिपेंड करता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। रेजिस्टिविटी एरिया पे और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, चलो देखते हैं।
देखो रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। लेकिन अगर ये देखो, अगर मान लो हमने एरिया को डबल कर दिया, एरिया को कर दिया 2a, एरिया को डबल कर दिया, लेंथ तो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, लेंथ तो चेंज नहीं करते, एरिया को डबल कर दिया, तो रो क्या हो जाएगा, ए की जगह पर रख देंगे 2a, है ना, और लेंथ को मान लो वही रखते हैं, लेंथ तो अभी कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही एरिया को डबल किया तो आर भी तो चेंज होगा ना, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये हम लोग जानते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो अगर A को डबल किया तो R क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। A को अगर डबल करेंगे 2 गुना तो R कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है। तो R की जगह पे क्या रखना पड़ जाएगा हमें, R अपॉन 2। ऑटोमेटिकली R अपने आप को एडजस्ट कर ले, क्योंकि R डिपेंड करता है A पे। तो जैसे ही तुमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो गया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी वही रह गई, RA अपॉन L। तो हमने देखा कि एरिया को चेंज करने पे रेजिस्टिविटी पे कोई नहीं असर हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है एरिया को बदलती है, और वो ओवरऑल वैल्यू रेजिस्टिविटी की वही रहती है। इसी तरह से लेंथ को, अगर मान लो हमने लेंथ को डबल कर दिया या कुछ भी कर दिया, लेंथ को 2L कर दिया, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगी 2RA को वैसे ही रखते हैं, और लेंथ को क्या कर दिया हमने, 2L कर दिया, L की जगह 2L डबल कर दिया लेंथ को। लेकिन जैसे ही लेंथ को डबल करेंगे तो R क्या होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो L को डबल करेंगे तो R भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो R को क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 2R रखना पड़ेगा। जैसे ही लेंथ डबल किया तो R भी क्या होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 2L किया तो वो भी 2 हो गया, तो 2 फिर कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी फिर आ गई RA अपॉन L। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में A भी है और L भी है, लेकिन A और L के बदलने पर रेजिस्टिविटी नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती, क्योंकि A या L के बदलने पर रेजिस्टेंस बदल जाता है, और रेजिस्टेंस इस तरह से बदलता है कि ओवरऑल वैल्यू कैंसिल आउट होके वही रहती है। इट मीन्स रेजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ पे वायर के डिपेंड नहीं करती, यानी कि रेजिस्टिविटी वायर के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती, वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग रहेगी, आयरन की रेजिस्टिविटी अलग रहेगी, जिंक की अलग रहेगी, सिल्वर की अलग रहेगी। तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी बदलती है, यानी वायर किस शेप का है, बड़ा वायर है, मोटा वायर, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेंथ पे या क्रॉस सेक्शन एरिया, इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर बदलेंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, प्रेशर बदलेंगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी, वायर का मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। ओके, इसे नोट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन J एंड E। J क्या है, करंट डेंसिटी, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, J इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, है ना, ये होता है। तो J इज इक्वल टू, I का मतलब ओम्स लॉ से V अपॉन R रख सकते हैं I की जगह पे, तो V अपॉन R और A हो गया। I की जगह पे ओम्स लॉ से V अपॉन R रख दिया, ठीक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R, ओम्स लॉ से ये चीज़ आता है ना, तो रख दिया। अब V की जगह पे क्या रख सकते हैं, E इंटू एल। V इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ये फर्स्ट चैप्टर में था, E इंटू आर या E इंटू डी के नाम से, या E इंटू एल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो V की जगह पे E एल रख दिया अपॉन आर ए। अब यहाँ से देखो, E एल आर ए, एल अपॉन आर ए, ये कुछ बन रहा है ना। अभी हम लोगों ने देखा था, सिंस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या देखा था, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू था आर ए अपॉन एल। अभी देखा था रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो आर ए अपॉन एल की जगह पे हम, यानी सिग्मा अगर करें, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू उल्टा हो गया था। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो गया था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू था एल अपॉन आर ए, है ना। अगर रो था आर ए अपॉन एल, तो सिग्मा क्या था, एल अपॉन आर है। तो यहाँ पे एल अपॉन आर है, यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, तो जे इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा। वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर लगा लो जे और ई पे, तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन जे एंड ई। सिंपल से डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स में काम आता है और आगे डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है। ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अभी हम लोग करेंगे मोबिलिटी एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये एक्चुअली मोबिलिटी रिप्रेजेंट किसको करती है कि कोई भी चार्जेस कितने ईजिली फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लो, ईज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, उसे कहते हैं मोबिलिटी। इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको डिफाइन कैसे किया गया है मोबिलिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। रिलेशन बिटवीन म्यू एंड सिग्मा। म्यू क्या है, मोबिलिटी, और सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। दोनों में कैसा रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई होता है ना। J इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ई। और इससे पहले हम लोगों ने ड्राइव किया था J इज इक्वल टू क्या था, J का फॉर्मूला इससे पहले, बट I इज इक्वल टू आया था, याद करो, ये आया था ना, I इज इक्वल टू NEVDA। I अपॉन ए किया था तो J आ गया था ना। तो I अपॉन ए की, ये सब इससे पहले ड्राइव कर चुके। तो I अपॉन ए किया तो कितना आ गया था, NEVD। यानी J इज इक्वल टू क्या आया था, NEVD, है ना, ये आ चुका था। तो J की जगह पे रख दें हम लोग यहाँ पे क्या, इसको यहाँ पे साइड में लिख दो, सिंस ये चीज़ ना। तो J इज इक्वल टू क्या रख दें, NEVD, और सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पे बिना वेक्टर फॉर्म में कर लो पहले मैग्नीट्यूड। तो NEVD J की पिक्चर रख दियो, इज इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से VD अपॉन ई, अगर VD अपॉन ई निकालेंगे तो ये अपॉन में चले जाए, तो VD अपॉन ई इधर ले आए, इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन NE। VD अपॉन ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन NE। और VD अपॉन ई क्या होता है, म्यू होता है ना। तो विच इम्प्लाइज म्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन NE। It means mobility is equal to conductivity divided by NE, where N क्या है, number of electrons per unit volume multiplied by charge on one electron। ये हो गया relation between mobility and conductivity। ओके, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। So now we have another relation between sigma and tau, where sigma is the conductivity and tau is relaxation time। तो conductivity और relaxation time इससे पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है। अब दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने ड्राइव किया कि म्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन NE। म्यू क्या है, मोबिलिटी है ना। तो म्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन NE अभी ड्राइव किया। तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आएगा म्यू इंटू NE, ठीक है। और वेयर म्यू क्या है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय NE। ये हो गया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या ड्राइव किया था, VG इक्वल टू आया था हम लोग का EE अपॉन M। ये था फोर्स अपॉन ये एक्सेलरेशन आ गया था मल्टीप्लाइड बाय टाउ। ये आया था जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था उस वक्त उसके बेसिक डेफिनेशन से ये आया था ना। क्यों, ये E क्या होता है, फोर्स होता है, और ये फोर्स अपॉन M एक्सेलरेशन हो गया था। एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय रिलैक्सेशन टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये चीज़ हमने ड्राइव किया हुआ है पहले, ठीक है। तो VD इज इक्वल टू EE टाउ अपॉन M। तो यहाँ पे VD की जगह पे रख देंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E टाउ NE अपॉन ME। तो E कैंसिल हो गया, और ये E मिलकर क्या हो गया, E स्क्वायर हो गया। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा E स्क्वायर या NE स्क्वायर NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। दिस इज रिलेशन बिटवीन
कंडक्टिविटी सिग्मा एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। इससे पहले भी हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, यह डेरिवेशन किया था, जहाँ पे ये सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और अगर रेजिस्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? एम डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, है ना, ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से हम लोग को रेजिस्टिविटी का देखना है, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है। तो अब ये देखो कि अगर हम लोग किसी चीज़ का, किसी मेटल की अगर बात कर रहे हैं, किसी मेटल की बात करते हैं, तो उसमें जैसे ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टक्कर हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इधर जगह इधर फिक्स आयन से टकराया, फिर इधर गया, तो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? टकराते हुए इधर से उधर जाते हैं। तो दो कंजुगेटिव जो टक्कर कोलिजन्स होता है उसके बीच के टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? एवरेज ना। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? ये जो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ, ये क्या है? सारे जो इलेक्ट्रॉन्स के दो कॉन्जुगेटिव टक्कर्स यानी कोलिजन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे जाके इससे टकराया, फिर यहाँ पे जाके इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन ये गया टकरा के इधर, तो इन दोनों टक्कर के बीच का जो टाइम लगा इलेक्ट्रॉन को, उस टाइम के मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए T1 लगा, दूसरे के लिए T2 लगा, तो सारे जो टाइम का एवरेज था उसको कहा था रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम जितना इलेक्ट्रॉन तेज़ से मूव करेगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन तेज़ी से, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाए और इलेक्ट्रॉन तेज़ी चलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। कम टाइम में टक्कर होती रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर यानी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन की जो टक्कर है वो बहुत जल्दी टकराएगा, और जब जल्दी टकराएगा तो दो टक्कर के बीच का जो टाइम होगा वो कम हो जाएगा, यानी एवरेज टाइम भी फिर कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, इट मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, और दो टक्कर के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? कम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं हम लोग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature, the average time between two successive collision, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है वो क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे ये टाइम क्या होगा? डिक्रीज ना, डिक्रीजेस, दैट इज टाउ डिक्रीजेस। तो ये बात समझ में आ गई, टाउ कम होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, अगर टाउ कम होगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली है। रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो देयरफॉर फ्रॉम द गिवन रिलेशन Therefore from the given relation, इस वाले रिलेशन से, इसके बाद ये रिलेशन यहाँ लिख दो, फ्रॉम द गिवन रिलेशन रेजिस्टिविटी क्या होगा? इंक्रीजेस। ये तो हो गया, किस केस की बात हो रही है? इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ मेटल्स।
मेटल्स में ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, तो जो टक्कर हो रही थी वो जल्दी जल्दी होने लग जाएगी, तो रिलैक्सेशन टाइम, दो टक्कर के बीच का रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, यानी रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, मेटल्स की बढ़ जाती है। अब रेजिस्टिविटी यहाँ पे तो बढ़ गई, लेकिन अगर मान लो ये सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, तीन तरह के हम लोग सब्सटेंस जानते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये तो होता ही है कि रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, उसमें भी टक्कर होगी, उसमें भी चार्जेस, जो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन साथ साथ एक और चीज़ चार्ज कैरियर होता है, वो होता है होल्स। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रॉन और एक और चीज़ होता है जिसका नाम होता है होल। वो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर के अंदर बस अभी इतना सिर्फ जान लो कि दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये दोनों चार्ज कैरियर के तरह चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो अब टक्कर तो चलो ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, लेकिन जब सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है, ये n भी बढ़ जाता है। जब सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो उसमें जो ज़्यादा होल्स क्रिएट होने लग जाते हैं। मतलब होल्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो स्पेस क्रिएट होती है उसको बोलते हैं होल्स। तो उसमें क्या होता है, होल्स बढ़ जाते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाते हैं, यानी कि n इंक्रीज हो जाता है। जब n इंक्रीज होता है तो जो टाउ है उसके कंपैरिजन में n ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम का डिक्रीज होना उतना असर नहीं डालता जितना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये n जो होता है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दोनों में क्या हो जाता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ तो कम होगा, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा n बढ़ जाएगा। मतलब चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, n क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम था। इन केस ऑफ मेटल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में क्या हो जाएगा, कोई भी चार्ज कैरियर हो सकता है। तो n की वैल्यू जो हो जाती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा होल्स क्रिएट हो जाते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तो n बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, लेकिन टाउ कम होता है। तो टाउ के कम होने से कई गुना ज़्यादा इसका असर होता है, तो इसलिए ओवरऑल ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में। तो ये कम हो, ये जो है टाउ ये कम होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इससे जितनी बढ़ती नहीं है उतना इसके बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ जाता है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी कम होती है, बिकॉज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख लो अपने आप, ठीक है, कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर टाउ डिक्रीजेज बट n increases, therefore resistivity overall decreases on increasing temperature। ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस केस में, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। लेकिन मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेटल्स में ये उतना नहीं बढ़ता जितना कि टाउ कम होता है, ये इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ाने पर ये चीज़ इंक्रीज नहीं होता इन केस ऑफ मेटल, लेकिन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ये चीज़ भी बढ़ने लग जाता है। इसलिए रेजिस्टिविटी ओवरऑल उसमें कम हो जाती है, और मेटल्स में क्या हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, नोट कर लो इसे।